हेलो एवरीवन। तो आज है 11 फरवरी और इस सेशन में आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार इसे कमेंट सेशन में जाके जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए, ठीक है। एक बार इसे जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होते हैं और इसको बाद में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज एन ऑटोनोमस एजेंसी दैट कम्स अंडर द एजिस ऑफ विच यूनियन मिनिस्टर। तो पूछा जा रहा है कि जो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है। क्या है? एक ऑटोनोमस एजेंसी है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर ऐसे डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ब्रैकेट में जो भी ऑप्शन होगा वो डाल के कमेंट कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके अंतर्गत आता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। ये क्या आता है? किसके अंतर्गत? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पॉइंट दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज एन ऑटोनोमस एजेंसी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है? एक ऑटोनोमस एजेंसी है जो किसके अंतर्गत आता है? एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। द यूनियन बजट 2023-24 हैज earmarked Rs 2000 crore as an outlay of the National Research Foundation to boost research and innovation within India। तो जो अभी बजट पेश किया गया, कब बजट पेश किया गया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी से। तो उसमें इमार्क किया गया, ठीक है, ईयर मार्क किया गया 2000 करोड़ रुपए का। कितना? 2000 करोड़ रुपए का। जो क्या किसके लिए? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए, ताकि इससे जो रिसर्च और इनोवेशन है इंडिया में इसको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। जो रिसर्च और इनोवेशन है इंडिया में इसको उससे क्या हो? बढ़ावा मिल सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व। तो जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है फरवरी 1, ऑप्शन बी है फरवरी 2, ऑप्शन सी है फरवरी 4 और ऑप्शन डी है फरवरी 6। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। प्रत्येक साल 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन जेनिटल म्यूटेशन ऑब्जर्व यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन है वो प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को मनाया जाता है। टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द इशू कंसर्निंग द फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। जो FGM है यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटेशन है, इसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब इससे जो भी इससे रिलेटेड जितने भी इशू हैं इसको इसके बारे में बताने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ग्लोबली इस अवेयरनेस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003 और इस डे को कब स्थापना किया गया था? तो 2003 में, यानी कि 2003 से मनाया जा रहा है। आफ्टर द कैंपेन अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटेशन ऑफिशियली डिक्लेयर जीरो टॉलरेंस टू FGM इन अफ्रीका ऑन 6 फरवरी 6। यानी कि 2003 में क्या हुआ था कि 6 फरवरी में जब अफ्रीका ने डिक्लेयर कर दिया था ऑफिशियली, तो अब से जीरो टॉलरेंस टू FGM यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटेशन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है निसार। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच अदर कंट्रीज स्पेस एजेंसी। तो जो निसार है ये क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो जॉइंटली डेवलप किया गया है। तो इसरो का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो पूछा जा रहा है कि ये किस देश के स्पेस एजेंसी के साथ ज्वाइंटली मिलकर इस प्रोग्राम को डेवलप किया गया? किसको? निसार को। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि जो इसरो है वो USA के स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर निसार यानी जो क्या है एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है उसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो निसार देखिए, निसार क्या है? द निसार यानी कि नासा इसरो दोनों को मिला के निसार बनाया गया। सिंथेटिक एपर्चर रडार इज एन अर्थ
ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जॉइंटली डेवलप किया गया किसके किसके द्वारा, नासा द्वारा और इसरो द्वारा। इसलिए देखिए इसको जब कंबाइन करके इसका नाम रखा गया है निसार, ठीक है। द SUV साइज सैटेलाइट विल बी शिप्ड टू इंडिया इन ए स्पेशल कार्गो कंटेनर फ्लाइट लेटर दिस मंथ, यानी कि इस मंथ के अंत तक क्या किया जाएगा, इसको कंटेनर के द्वारा उसको कार्गो शिफ्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इनटू आउटर स्पेस इन 2024, यानी कि इसको कब किया जाएगा, तो आउटर स्पेस में 2024 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये कहाँ पे है, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, ठीक है। निसार विल प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन अर्थ क्रस्ट, आइस शीट्स एंड इकोसिस्टम। तो जो ये निसार है जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो ये किस चीज का काम करेगा, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होगा इसके बारे में, जो पृथ्वी का क्रस्ट है उसके बारे में, आइस शीट्स है इसके बारे में, और जो इकोसिस्टम है, तो इन सारे चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा ये सैटेलाइट, ठीक है, जिसका नाम क्या है, निसार। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बता दिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियम डेंसिटी एमोर्फस आइस which was seen in the news was created in container filled with which material। तो जो मीडियम डेंसिटी एमोर्फस आइस है इसको हाल ही में न्यूज में देखा गया, तो पूछा जा रहा है कि इसको क्रिएट किया गया एक कंटेनर में जो किस चीज से भरा हुआ था। तो ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी है वाटर और ऑप्शन डी है पेपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वो किस चीज से भरा हुआ था, स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे दिया गया है मीडियम डेंसिटी एमोर्फस, जिसको शॉर्ट में MDA बोला गया है। ये क्या है, आइस है, ठीक है। इज ए न्यू फॉर्म ऑफ आइस, ये एक आइस का नया फॉर्म है, नया रूप है जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, नया हाल ही में इसका खोज किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। दिस आइस हैज सेम डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर एज ए वाटर। तो इसका जो डेंसिटी है जितना पानी का है उतना ही इसका डेंसिटी और स्ट्रक्चर यानी कि जो बनावट है। द आइस वाज क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन ए कंटेनर विथ स्टेनलेस स्टील बॉल। तो इसको कहाँ पे बनाया, क्रिएट किया गया था वैज्ञानिकों द्वारा, तो एक कंटेनर में जो क्या था, विथ स्टेनलेस स्टील बॉल एट -200 डिग्री सेल्सियस। तो इसको -200 डिग्री सेल्सियस पे बनाया गया था, स्टेनलेस स्टील का वो था। द MDA आइस डज नॉट हैव एनी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, और इसके पास कोई भी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, उसमें कोई भी चीज जो है मेटल वगैरह है तो उसका आप अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। तो ये इसका कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। डज नॉट हैव एनी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। इट विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो ये प्रोवाइड करेगी अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका को, ताकि इंप्रूव कर सके, अंडरस्टैंड कर सके प्रॉपर्टीज के वाटर के। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एनर्जी वीक इज ऑब्जर्व इन इंडिया ड्यूरिंग विच मंथ। तो जो इंडिया एनर्जी वीक सप्ताह है वो भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है और यानी कि किस मंथ में। तो ऑप्शन ए है सितंबर, ऑप्शन बी है दिसंबर, ऑप्शन सी है फरवरी और ऑप्शन डी है जून। तो आप इसको इजीली गेस कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी का मंथ चल रहा है तो फरवरी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फरवरी में इंडिया एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं। द इंडिया एनर्जी वीक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम फरवरी 6 to 8 इन इंडिया, यानी कि 6 फरवरी से 8 फरवरी तक मनाया जाता है एनर्जी वीक भारत में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीक लॉन्ग इवेंट इज टू शोकेस इंडियाज इन्फ्लुएंस एज ए लीडर इन द एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है वो जानते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि भारत क्या करे, इन्फ्लुएंस करे एज ए लीडर जो एनर्जी ट्रांजिशन है इसमें। व्हाइल इनॉग्रेटिंग द 2023 इंडिया एनर्जी वीक, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च इंडियन ऑयल ऑन बोतल इनिशिएटिव। तो जब वो इसका आयोजन हो रहा था, इनॉग्रेट हो रहा था, ठीक है, उद्घाटन 2023 वाला एनर्जी वीक का, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया इंडिया ऑयल ऑन बोतल इनिशिएटिव, जो इन्वॉल्व है यूजिंग रिसाइकल्ड पॉलिस्टर एंड कॉटन फॉर क्रिएटिंग रिटेल कस्टमर अटेंडेंट एंड LPG डिलीवरी पर्सनल यूनिफॉर्म। तो इसमें क्या होगा कि जो भी रिसाइकल पॉलिस्टर है और कॉटन है उससे क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा जो एक यूनिफॉर्म, किसके लिए, जो LPG डिलीवरी करते हैं उनके लिए, ठीक है।
इंडियन ऑयल इंडोर सोलर कुकर सिस्टम वाज आल्सो रोल्ड आउट फॉर कमर्शियल पर्पज, और कमर्शियल पर्पज के लिए जो इंडियन ऑयल्स का इंडोर सोलर कुकर सिस्टम है उसको भी इनरोल किया गया, ठीक है, उसको भी रोल आउट किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया किसके लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, और जाते जाते एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जय हिंद।